यूपीएससी प्रीलिम्स अभ्यास सीरीज 2023 में आप सभी का स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 5 है। टेस्ट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, एक सेकंड। टेस्ट नंबर 5 में भारत का संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत और अदर बुक को इंक्लूड करते हुए, और इसकी विशेषता, इस टेस्ट की विशेषता ये है कि ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश आपको दोनों मिलेगा। टोटल 6 टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटी के, जिसमें 6 से क्वेश्चन होंगे, जिसमें एम लक्ष्मीकांत और अदर बुक को करेंगे। इसके पहले हमने 4 लेक्चर में 25-25 क्वेश्चन करके ये 5 टॉपिक जो है हम लोग सॉल्व कर लिए, यानी 100 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। 500 क्वेश्चन और बचा है। आज जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीतिगत तत्व, मूल कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटी के साथ जो है मौलिक अधिकार की बात करेंगे, फेडरल संघीय ढांचे की बात करेंगे, संसदीय प्रणाली की बात करेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20-20 क्वेश्चन करके। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं किया है तो आप एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा है और हम आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। अभी हमने कल परसों में 2020-21 का पेपर एनालिसिस किया, तो उसमें आप जो मैंने इसके पहले 100 क्वेश्चन करवाया है, यानी पिछले 5 टॉपिक से, तो उसमें से लगभग 4 क्वेश्चन जो है उसमें पूछे गए हैं, और इसमें आने वाले टॉपिक में भी फेडरल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो पूछा गया है। और जो पीछे वाला, जो उसमें अगर बात करें इंपॉर्टेंस में, तो इंपॉर्टेंस अगर और बता देते हैं क्या क्या आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर बात करें मार्लियामेंटल सुधार 1909, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935, तो ये सब चीज़ें, और इसके अलावा साथ ही आपको प्रस्तावना, तो ये सब चीज़ें खास आपको ध्यान रखनी, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और बता दें कि ये हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, हम इसमें लगभग 5000 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं टोटल, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, जिसके साथ फुल उसकी व्याख्या देखेंगे, और जो रिवीजन आपका हो जाएगा इसके साथ, और इसमें बैक ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर भी शामिल रहेगा, ताकि आपको पता चल सके कैसे क्वेश्चन पेपर हैं। और इसके साथ एक बात और बता दें कि अभी हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर चल रहा है 90 डेज स्ट्रेटेजी, यानी 90 दिन बचे हैं तो आप यूपीएससी के लिए क्या कर सकते हैं। यह हर साल यही होता है, तो आपको किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी पर ध्यान नहीं देना है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, यानी अपनी रणनीति बनाइए। तो उसके पहले सबसे जरूरी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, तो सबसे उसके जरूरी है सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको रणनीति आपको खुद पता चल जाएगा। यानी 90 दिन बचे हैं, तो 90 दिन में इतने टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जब आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक वाइज रहता है सेक्शनल टेस्ट सीरीज, जैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, या और कोचिंग सेक्शनल टेस्ट सीरीज देती है, उस टाइप में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो किसी दूसरे की रणनीति अपनाने से अच्छा है आप खुद अपनी रणनीति बनाइए, ठीक है। मेरा ये कहना इसलिए है क्योंकि मैं हर बार जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसके साथ मैं देख रहा हूँ यही सब। तो बात करते हैं आज के सेट की शुरुआत करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है भारतीय राज्य व्यवस्था में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करें तो मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा संविधान द्वारा जो है संरक्षित और प्रत्याभूत किया जाता है, जबकि अन्य कानूनी अधिकारों को सामान्य कानून द्वारा संरक्षित और लागू किया जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है, संविधान द्वारा संरक्षित और प्रत्याभूत किया जाता है, ठीक है, यानी गारंटेड है संविधान द्वारा, जबकि अन्य कानूनी अधिकार जो है सामान्य कानून द्वारा जो है संरक्षित और लागू किया जाता है। ऑप्शन 2 है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी कार्यकारी कानून को असंवैधानिक या अमान्य करार दे सकते हैं यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो इसमें जो है आपको सही आंसर चूज करना है, और ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं। तो ये आपका इंग्लिश रूपांतरण है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक साथ दोनों क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो नीचे दिए गए उत्तरों में सही आंसर आपको चूज करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 की बात करें तो जो मौलिक अधिकार हमारे लिए उपलब्ध हैं वो अन्य अधिकारों से अलग हैं। ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हैं वो
और जो लीगल राइट्स मिले हैं, लीगल हमको राइट मिले, उनसे अलग है। क्योंकि जो सामान्य अधिकार हैं वो सामान्य कानूनों द्वारा जो है संरक्षित होते हैं, लेकिन जब मौलिक अधिकारों की बात आती है तो देश का संविधान उसे संरक्षित या लागू करवाने की या गारंटी देता है, फंडामेंटल जो राइट है। तो आप ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखे होंगे या पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसमें ये दिया गया है, इसलिए ऑप्शन एक सही है। तो सही पूछा है तो जिसमें ऑप्शन एक होगा वो सही है। बी में देखिए ऑप्शन एक नहीं, इस प्रकार ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन दो की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है या अमान्य घोषित कर सकता है, और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी उपबंध सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उपलब्ध है उसके अधिकार कहता है। यानी अनुच्छेद 32 अगर आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट। आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन दो भी सही है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है, एक और दो सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें पूछा है अनुच्छेद 32, जब भी हमने बताया कि मौलिक अधिकारों के संबंध में सीधे आप जो है क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन एक बताया गया है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन यानी लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जाने में अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 की बात किया गया है, तो इसमें सिर्फ जो है अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, ना कि उच्च न्यायालय, ठीक है। हालांकि देखते हैं ऑप्शन दो देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, हालांकि उच्च न्यायालयों के संबंध में यह निलंबित किया जा सकता है। इसमें हालांकि उच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 226 के तहत क्या क्या निलंबित किया जा सकता है, और इसमें सही आंसर आपको चूज करना है। तो सही आंसर को देखते हैं, उसके पहले हम इसके एनालिसिस को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे सीधे ये गलत है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपके किसी भी फंडामेंटल जो राइट है उनका उल्लंघन हो रहा है तो सीधे आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो किसी भी संबंध में उसको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। या इसमें बताया, इसमें क्यों गलत है ये कि इसमें उच्च न्यायालय जोड़ दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन एक ऑप्शन दो गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। अब बात करें जो ऑप्शन इसमें दो दिया गया है तो इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह निलंबन संविधान के अनुच्छेद 358 359 के तहत प्रदान किया गया है, लेकिन संविधान के अंतर्गत जो प्रदत्त अनुच्छेद के अलावा निलंबित नहीं किया जा सकता। अब बात करें जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसके तहत प्रदान किए गए समानता के अपवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन एक की बात करें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन की तारीख से 6 महीने तक अपने कार्यालय के अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन और कार्यवाही के संदर्भ में किसी भी अदालत के लिए जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन के नियम ने संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की विशेषता सही रिपोर्ट प्रकाशित करने के संबंध में छूट प्रदान करता है। ऑप्शन सी है संसद के किसी भी सदस्य को संसद में कही गई बातों के संबंध में छूट प्राप्त करता है। उसके अलावा ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें दिए गए राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उनके द्वारा किए गए किसी भी निर्णय के संबंध में छूट का आनंद लेते हैं, लेकिन राज्यपाल यह छूट नहीं प्रदान करता। जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जो है बात की गई है। तो आप देखेंगे तो इसमें अगर कानून के समझ समानता का अधिकार असीमित नहीं है, तो ये आप जानते होंगे क्योंकि उस पर जो है अपवाद शामिल है। जैसे अब अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ अपवाद जो है छूट प्रदान किए गए। ऑप्शन एक की बात करें तो जो वे कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन और कार्रवाई के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं होते, इसमें कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार जो है इसमें ये आप देखेंगे 6 महीने तक लिखा गया है अपने कार्यालय अधिकारों का निर्वहन के कारण जवाबदेही की नहीं, तो इसमें सीमा का कोई नहीं होता किसी कार्यालय पर जवाब देने, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। तो इसमें सही पूछा है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो बी भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी सिविल कार्यवाही, यानी ध्यान रखना है कोई भी सिविल कार्यवाही जो है उनकी व्यक्तिगत क्षमता के द्वारा उनके जो किसी निर्णय लिए गए हैं उनके भी किसी कित संबंध जो है अदालत में स्थापित नहीं किया जाएगा।
कार्यभार संभालने के पहले या बाद में सूचना देने के 2 माह की अवधि तक ये लागू रहता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन बी भी गलत है। अब बात करेंगे ऑप्शन सी की। तो इसमें जो है ऑप्शन बी की बात हमने की, तो इसमें ये हमने व्याख्या जो कि ऑप्शन डी की, राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत क्षमता उनके द्वारा किसी के निर्णय में छूट का आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है राज्यपाल को नहीं, ये दोनों को प्राप्त है। इस प्रकार जो है ऑप्शन डी गलत है। इसमें बी की व्याख्या अभी हम लोगों ने नहीं की, बाय मिस्टेक हमने आंसर लगा दिया। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी गलत है। अब बात करेंगे ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी जो है ये 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत नहीं, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 361 ए प्रविष्ट किया गया है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं किसी भी कार्रवाई की विशेषता सही रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें तो ये सही है, क्योंकि अनुच्छेद जो 105 है के तहत कोई भी सदस्य किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तथा उसके संसद या उसकी सीमित में जो सीमित होती है वो संसद का दायरा होता है, वो किसी भी वोट के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें नहीं, मतलब ऑप्शन सी सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। संविधान के अनुच्छेद 30 के यानी शिक्षा संस्थानों के स्थापना प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 दिया है, धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक को उनकी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन 2 की बात करें, यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इसके अलावा बात करें ऑप्शन 3 की, यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना इंगित करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 30 है, 30 के अंतर्गत पूछा है ना, तो अनुच्छेद जो 30 है, 30 के अंतर्गत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के अनुसार जो है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। तो इस प्रकार जब ऑप्शन 1 सही हो गया तो ऑप्शन 1 किस में नहीं है, ऑप्शन 1 बी में नहीं है, तो बी गलत हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन 2 या कथन 2 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है, इसके तहत जो है मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को प्रदान है। ठीक है, केवल जो इंडियन नागरिक हैं उनको प्रदान है, ना कि जो है गैर नागरिकों को। तो इसमें लिखा है या जो अधिकार है अनुच्छेद 30 की बात, 30 से इंक्लूड है शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए, तो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 भी गलत है। बचा कौन सा, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। लेकिन जो आयोग की बात इसमें किया गया है तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत नहीं किया गया है। ये जो आयोग की स्थापना की गई है ये 2004 में एक संसद के अधिनियम के माध्यम से आयोग स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इसमें मूल रूप से 7 अधिकार थे। इसमें पहली बार 44वें और 52वें संविधान संशोधन द्वारा मतलब इस एक्ट को संशोधित किया गया। मतलब इसके अलावा सी की बात करें, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर स्वतः निलंबित हो जाता है अनुच्छेद 19, और डी उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो बात करें ऑप्शन 1 की, तो ऑप्शन 1 की बात करें तो अनुच्छेद जो 19 है, 19 में जो मूल रूप से 7 अधिकार शामिल थे, ये बात सही है। तो सही कथन पूछा है, इस हिसाब से ये सही होगा, लेकिन इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संपत्ति के अधिग्रहण और धाड़ के निपटान का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, अब विकल्प बी इसलिए गलत है कि इसमें जो प्रथम 16वें और 44वें 97वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जो पहली बार जो इसमें बात की गई है, तो इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ था, अनुच्छेद 19 में 16वां और 44वां
और 97 में जो संविधान संशोधन हुआ था तो पहली बार किया गया था अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद जो पहली बार प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें क्या जोड़ा गया था 19(2) यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधन प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके अलावा जो 16वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, उसमें अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के जो प्रयोग होते हैं उसे प्रतिबंध के रूप में भारत की संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया था। इसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें जो है 19(1)(f) के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसके बाद जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ उसके तहत क्या किया गया, अनुच्छेद 21 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 358 के तहत जो स्वतः निलंबित हो जाता है जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो इस प्रकार ऑप्शन एक सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के अनुसार अस्पृश्यता को कुछ वर्गों के लोगों को एक निश्चित जात में जन्म लेने के कारण उन पर सामाजिक अपात्रता के नियम लागू कर देने के रूप में परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं के बहिष्कार भी शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा जो इसमें ये ऑप्शन दिया गया है। यानी संविधान या नागरिक के अधिकार जो अधिकार अधिनियम 1955 है में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि अस्पृश्यता शब्द का अर्थ सामाजिक अपात्रताओं से है। तो यानी अस्पृश्यता कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। जो व्यक्तियों के कुछ वर्गों द्वारा कुछ जातियों में उनके जन्म लेने के कारण जो है लगाए जाते हैं। इस प्रकार जो है ऑप्शन एक गलत है। तो ऑप्शन एक गलत है, जहां जहां एक होगा वो ऑप्शन सही होगा। यानी बी में जो है एक नहीं है, तो ये ऑप्शन इसके हिसाब से गलत है। इसमें देखेंगे, इसमें भी देखेंगे एक है, तो इसमें एक है, तो इसमें गलत पूछा है, यानी दो सही हो, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन एक केवल सही है। अब ऑप्शन दो की व्याख्या करेंगे, तो दो की व्याख्या करें तो इसमें कुछ व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार या धार्मिक सेवाओं आदि से उनके बहिष्कार को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये कथन सही है। तो ऑप्शन दो जब जहां जहां है वो सही होगा, तो इसका मतलब बचा कौन सा? ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अधिकार केवल राज्य के प्रतिकूल है, ना कि किसी व्यक्ति के प्रतिकूल। ऑप्शन दो की बात करें, सार्वजनिक आदेश, शीलता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपमान के आधार पर सभी स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा सभी। ऑप्शन 3, कोई आपत्ति नहीं की जा सकती जब राज्य नागरिकों को छोड़कर किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सेवा के एकाधिकार के रूप में काम करे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो ऑप्शन एक की बात करें तो ये जो अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत कर, ये केवल राज्य के प्रतिकूल है, ना किसी निजी व्यक्ति के। ठीक है, इस प्रकार जो है ऑप्शन एक सही है। तो ऑप्शन एक जो है डी में नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। ऑप्शन दो की बात करें तो अनुच्छेद 19 स्वयं इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए अधिकारों पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों को परिभाषित करता है। तो सभी जो है इसमें शामिल नहीं, इस प्रकार ऑप्शन दो गलत है। ऑप्शन दो जो जहां होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो इसमें है तो ये गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन 3 की। तो ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 19(6) और 19(1)(g) के लिए अपवाद है। कोई भी अपनी आपत्ति नहीं की जा सकती है जब राज्य नागरिकों या सभी या कुछ या किसी भी नागरिक के साथ प्रतिस्पर्धा में को छोड़कर, जैसे बात करें किसी भी व्यापार और व्यवसाय, उद्योग और सेवा पर एकाधिकार रखते हुए काम करते हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है। अब बात करते हैं, एक और व्याख्या देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत क्या क्या प्रतिबंध जो है, इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 19 के तहत क्या क्या प्रतिबंध है, यानी स्वतंत्रता की बात करें जो अनुच्छेद 19 में शामिल है, उचित प्रतिबंध की बात करें। जब से पहली स्वतंत्रता कौन है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा आ जाए तो ये जो है इसको जो है सीमित
किया जा सकता है। और राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की बात हो, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की बात हो, न्यायालय की अवमानना के तहत मानहानि या अपमान के लिए ये जो है सीमित किया जाए। अगर बात करें दूसरी स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, तो भारत की संप्रभुता अखंडता का मामला हो तो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको सीमित किया, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता। संघ की स्वतंत्रता की बात करें, संघ बनाने की, तो भारत की संप्रभुता अखंडता का मामला होगा या सार्वजनिक मामला होगा तो वहां पर सीमित किया जा सकता है। अगर बात करें संचरण यानी घूमने की और स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता की बात करें, तो आम जनता के हितों में या किसी भी अनुसूचित जात के हितों की रक्षा का बात होगा तो वहां पर प्रतिबंध किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 1 और 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राज्य के नीति से तत्व सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं। एक सेकेंड, 8 ये इसमें बाय मिस्टेक हो गया हिंदी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन 1 है दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द जो है कंट्री। ऑप्शन 2 है 24th यानी 24वें जो संविधान संशोधन द्वारा जो इसे जो है नॉन इन्फोर्सेबल बनाया गया, किसी की भी कोर्ट द्वारा इसे जो है लागू नहीं करवाया जा सकता है, डीपीएसपी की बात कर रहा है। और इसके अलावा ऑप्शन 3 की बात करें, दे एक्सप्लिसिटली डायरेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। यानी अगर बात करें कि ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि इस भाग में निहित किसी भी प्रावधान को अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जो है दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है, यानी करेक्ट पूछा जिसमें 1 होगा वो ऑप्शन सही होगा। देखिए ए में जो है 1 नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर बारे ऑप्शन 2 की बात करें तो ये जो है अगर इस भाग के किसी भी प्रावधान को अदालत द्वारा लागू नहीं किया, लेकिन इसके तहत अगर निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में या फिर भी मौलिक होंगे तो कानून बनाने में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, जो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत कहा गया है। तो मूल रूप से संविधान में शामिल है करना है किसी भी कानून की वैधता का निर्धारण करने के लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के संबंध में उचित माने जा सकते हैं। बात क्वेश्चन अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय माना कि मौलिक अधिकारों और जो निर्देशक सिद्धांत के बीच प्रश्न के मामले में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो उपरोक्त कथन में कौन सा कथन जो है सही है? तो चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और अगर बात करें ऑप्शन 1 की, यद्यपि जो डीपीएसपी है यानी नीति तत्व है वो गैर न्यायसंगत है, लेकिन कानून की संवैधानिकता जो संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए और निर्धारित करने के लिए अदालतों की मदद से करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला सुनाया है कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने में अगर कोई न्यायालय यह पाता है कि कानून के सवाल एक निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी करने का प्रयास करता है तो वह इस तरह के कानून को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के संबंध में उचित माना जा सकता है और इस तरह कानून की असंवैधानिक है उसे बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, इसमें सही पूछा, ऑप्शन 1 सही है। तो जहां जहां 1 होगा वो सही होगा। तो इसमें ऑप्शन डी देखेंगे तो उसमें ना तो 1, दोनों में से कोई से नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सही पूछा है केवल 1। इसमें ऑप्शन बी में देखेंगे तो केवल 2 दिए, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात कर देंगे कि ऑप्शन 2 की, तो मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांत के बीच संतुलन के आधार पर की गई है, यानी एक दूसरे का पर पूर्ण अधिकार होना संविधान की समरसता को बिगाड़ना है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन जो है 2 जो है गलत है। तो ऑप्शन 1 सही है। इसका भी सोर्स जो है एम लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी की बुक। यानी इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय माना है कि मौलिक अधिकारों के बीच प्रश्न जो मामले में मौलिक अधिकारों को प्रधानता दी जाएगी, ये ऑप्शन गलत। प्रधानता की बात नहीं की है उन्होंने, बताया संतुलन की बात की है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भारतीय संविधान के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, यानी गोलकनाथ केस, संविधान में अनुच्छेद 31C सम्मिलित करना, चंपक दोहराई राजनवाद यानी मामला, इसके अलावा संविधान के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। तो इसका सही क्रोनोलॉजी यानी सही कालक्रम देखना है। अगर बात करें संविधान के जो सिविल कॉमन सिविल कोड है के लिए प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 44 में अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड के सुरक्षित करने का प्रयास किया करेगा। राज्य की बात की गई, डीपीएसपी की बात कर रहा है तो इसमें हमेशा करेगा। तो जो चंपक दोहराई राजन मामला है वो जो है 1951 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों और जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं के बीच भी किसी भी संघर्ष के मामले में प्रथम बल होगा। इसके अलावा गोलकनाथ मामला आया था 1967 में, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय माना कि संसद के किसी भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता, ना ही निरस्त कर सकता है। अब संविधान के अनुच्छेद 31C की बात करें तो ये 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा उसमें शामिल किया गया था, जो कुछ निर्देशात्मक सिद्धांतों को प्रभावी कानूनों वाले के बारे में था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन की बात करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी की बात करेंगे, ऑप्शन डी सही, क्योंकि पहले ये आया, ये तो था ही डीपीएस में, और उसके बाद 3, 1, 2, इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें नीति निषेध सिद्धांत दिए गए हैं, संविधान अनुच्छेद दिया गया है, यानी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बीच सुरक्षा को बढ़ावा देने का संबंध अनुच्छेद 51 जोड़ा गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना अनुच्छेद 50 जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 42 जोड़ा गया है। जो मातृत्व राहत के लिए प्रावधान अनुच्छेद 40 जोड़ा गया है। तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 51 जो है ये सही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। और युग्म जो है 2 की बात करें तो वो जो है अनुच्छेद 50 से ये भी न्यायपालिका कार्यपालिका सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, यानी राज्य न्यायपालिका को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से अलग करने की कदम उठाया गया है। और अगर युग्म 3 की बात करें तो ये गलत है। अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के कदम उठाए जाने की बात करता है। और उसके अलावा यानी ग्राम पंचायतों का इसका संबंध अनुच्छेद 40 से। मातृत्व राहत के लिए प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया है कि राज्य जो है राज्य के लिए मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 38 के बारे में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है, यानी राज्य के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, या पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करने की बात करता है। अनुच्छेद 3 की बात करें, इस अनुच्छेद में केवल एक बार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संशोधन किया गया है। इसमें ऑप्शन रखना है, हमने क्या बताया था, कीवर्ड केवल एक जहां लिखा है तो वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन रेयर गलत ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, इस पर व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन 1 की बात करते हैं। तो ये सही है, क्योंकि अनुच्छेद 38(1) जो है यह प्रावधान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें न्याय, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सूचित किया गया है। ऑप्शन 2 इसलिए गलत है, अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 39 से संबंधित है, अनुच्छेद 38 से नहीं। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 सही है। तो सही ऑप्शन 2 गलत होगा, 2 जहां जहां होगा वो ऑप्शन गलत होगा। इसमें बी में देखेंगे 2 गलत है, डी में देखेंगे ऑप्शन 2, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें सही कौन सा होगा, अब पहले देख लेते हैं ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा केवल एक बार संशोधन किया गया है। इसमें राज्य के लिए आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानताओं को कम करने के लिए एक निर्देश जोड़ा गया। इस प्रकार 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन जो है ए सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के अनुसार जो
कॉर्पोरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा बात करेंगे ऑप्शन 2 की, तो 95वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के संबंध में संबंधित जो राज्य नीति का एक नया निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन 1 जो है सही होगा। अब ऑप्शन 1 सही किस लिए है? ऑप्शन 1 की बात करें तो मूल रूप से सहकारी समितियों का गठन जो है गठन का अधिकार भारत के मौलिक अधिकार नहीं था। हालांकि जो 97वें संविधान संशोधन था उसके बाद सहकारी समितियों का गठन का अधिकार अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है प्रदान किया गया। इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार बन गया ये, यानी मूल संविधान के अंतर्गत ये नहीं था सहकारी समिति, बल्कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। जो सार्वजनिक आदेश या नैतिकता की ओर से जो है, जैसे भारत की संप्रभुता अखंडता के हितों की रखरखाव के लिए ये वाविद जो इस पर प्रतिबंध भी लगाता है। इसके अलावा जो 97 संविधान संशोधन ने 43 खा जोड़ा, 43 खा भी जोड़ा। इसमें राज्य को स्वैच्छिक जो गठन है स्वायत्त कामकाज के लोकतंत्र नियंत्रण के लिए सहकारी समितियों के पेशेवर को प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात की गई। इसके अतिरिक्त क्या जोड़ा गया? अध्याय जो अगर बात करें 11B जोड़ा गया। इस अध्याय में भारतीय सहकारी समितियों के बारे में विशिष्ट चर्चा की गई है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 1 ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल जो संरचना है उसे माना, यानी मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। बेसिक स्ट्रक्चर की भावना कहां से आई थी? केशवानंद भारती मामले में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता। चौथा ऑप्शन है संसद की सर्वोच्चता। इसमें सही कोड आपको चुनना है। तो संविधान की मूल संरचना की बात करें तो अभी बताया कि मैंने ये औपचारिक रूप से कब आया था? 1973 में केशवानंद भारती मामले में आया था, जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक निर्णय में ये कठोर कानूनी तर्क के साथ पेश किया गया था। यह एक सामान्य कानूनी सिद्धांत है और जिसमें कहा गया है कि भारत जैसे संप्रभु राज्य में के संविधान के कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें जो है वो क्या कहते हैं, उनकी रक्षा उनकी विधायिका द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के तहत संविधान की मूल विशेषताओं उभर कर सामने आई हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर में मुद्दे शामिल होते गए। जैसे अगर बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है? संविधान की सर्वोच्चता जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। सोशल जस्टिस आता है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन की बात आता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी आता है। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आती है। संविधान में संशोधन के लिए संसद की सीमित शक्ति भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। और बात करें संविधान जो विधि का शासन और समानता का सिद्धांत भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार केवल 1 और 2 जो है ये सही उत्तर है। तो आपको व्याख्या से पता चल गया क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखने वाला है। अब बात करेंगे संविधान के भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्यों के बारे में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसे स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन बी है करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें भारत यह भाग नागरिकों और गैर नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। ऑप्शन डी की बात करें यह आर्य संविधान से प्रेरित है। तो इसमें देखेंगे आप जो है ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि यह स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जो है 1976 में आई थी। उसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जो है शामिल किए गए थे। कुछ मौलिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान करने के लिए ये वर्मा समिति बनाई गई थी ना। इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन बी जो है सही है कि इसमें करों का भुगतान मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ये गैर नागरिकों के लिए क्या फंडामेंटल ड्यूटी होगी। तो ये जो है नागरिकों के लिए है। इस प्रकार बी और सी गलत हो गया। अब बात करेंगे ऑप्शन डी की, ये कहां से प्रेरित है? तो ये तत्कालीन जो यूएसएसआर था यानी सोवियत यूनियन रसिया था, तो उससे प्रेरित है।
इस प्रकार ये ऑप्शन डी भी गलत है, केवल कौन सा ही है, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए कह रहे हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है। तो करों का भुगतान जो है फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है जो संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत प्रदान किया गया है। तो भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वनों के वन्य जीवन की सुरक्षा करना, काम के लिए मानवीय स्थिति का प्रावधान करना, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो 51 ए के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके अंतर्गत प्रावधान की बात करता है। तो देखेंगे अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये सही है कि भारत के सभी लोगों के बीच जो सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 51 ए ई के तहत जो है यह प्रावधान किए गए हैं जो मौलिक कर्तव्य है। इसलिए जो है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। इस प्रकार देखेंगे कि एक ही ऑप्शन सही हमको चाहिए था। अगर पर्यावरण सुरक्षा की बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 48 ए के तहत दिया गया है जो वन्य जीव की सुरक्षा सुधार का प्रावधान करता है। विकल्प सी इसलिए गलत है क्योंकि ये जो है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत जो है प्रावधान करता है, जैसे मातृत्व राहत और काम के लिए मानवीय स्थिति की बात करता है। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि ये अनुच्छेद 38 के तहत जो ये प्रावधान करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और जापानी संविधान से प्रेरित है। अभी हमने इसकी बात की थी, कहां से प्रेरित है ये तो बात। जो स्थापना के बाद मौलिक कर्तव्य में संशोधन नहीं किया गया, इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखेंगे कि दोनों कथन गलत है। ठीक है, एक और दो, सॉरी, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसमें एक और दो सही है, ना तो एक ना तो दो। तो और इसे बताया कि जो है कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया था, यूएसएसआर। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची शामिल ही नहीं है। शायद जापानी संविधान दुनिया का एकमात्र लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नागरिकों की कर्तव्यों की बात की गई है। लेकिन लिया कहां से, प्रेरित कहां से है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जैसे मैंने बताया कि जो यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो बात करें ऑप्शन 2 की, तो मौलिक कर्तव्य को 1976 में समावेश किया गया। उसके बाद 2002 में एक बार संशोधित किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया था। इस प्रकार जो है इसमें ना तो एक ना तो दो सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें संविधान में शामिल करने के लिए स्वीकार नहीं की गई है। यानी ऑप्शन 1 की बात करें, संसद के किसी भी कर्तव्य के गैर अनुपालन के लिए या तो मौलिक कर्तव्य का पालन करने से इनकार करने पर यथोचित जुर्माना या दंड लगा सकता है। संसद की बात कर रहा है। अगर बात करें ऑप्शन 2 की, मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए दंड देने वाले कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान का उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती। ऑप्शन 3 की बात करें, करों को भुगतान करने वाले कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य माना जाना चाहिए। इस कोड में कौन सा कथन सही है। इसमें बात करें ऑप्शन डी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें जो है अगर इस एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 8 मौलिक कर्तव्यों को जो है सुझाव दिया गया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा शामिल कर लिया गया था। यानी जो समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थी। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कथन 1 बात करें, कथन 1 जो है सही है क्योंकि संसद किसी भी कर्तव्य के लिए गैर अनुपालन के लिए मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की बात होते इनकार करने पर यथोचित जुर्माना दंड लगा सकता है। ठीक है, इसमें बात किया स्वर्ण सिंह समिति की बात किया, कौन सी सिफारिशें संविधान में शामिल करने स्वीकार नहीं की गई थी, ये ध्यान रखना है। इसमें यह नहीं पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी के आधार पर तो ये समिति की सिफारिशें ये शामिल नहीं की गई थी, ना तो ये शामिल किया गया था ना तो ये शामिल किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन जो है 1, 2, 3 दोनों जो है अगर बात करें तो वो जो है सही है, जो है कि ये समिति की सिफारिशें शामिल नहीं की गई थी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में शामिल किए गए।
ऑप्शन एक की बात करें, देश की समग्र संस्कृति जो है कि समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। ऑप्शन दो की बात करें तो पर्यावरण की रक्षा, सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना। ऑप्शन तीन की बात करें तो माता पिता या अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को संरक्षण और शिक्षा प्रदान करना। इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो गलत है, ऑप्शन तीन भी गलत है। और इसमें इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन एक जो है सही है, ए सही है। सही इसलिए है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिनियम द्वारा एक नया अध्याय भाग 4A शामिल किया गया, जिसमें केवल एक अनुच्छेद शामिल किया गया, अर्थात अनुच्छेद 51A, जो नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें नागरिकों के लिए देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने के लिए संरक्षित करने का प्रावधान है। अगर बात करें ये जो इसमें पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है, तो इसमें ये अनुच्छेद 48A के तहत जो है भाग 4 में जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। अब इसके अलावा बात करें कि जो ये ऑप्शन 3 है, तो ये मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 2002 में समावेश किया गया था। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये 6 से 14 वर्ष वाली बात की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन एक गलत सही है, बाकी दोनों गलत है। अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? उनके मौलिक कर्तव्यों के विशेषताएं महत्व नहीं है। तो इसमें बात करना है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों की विशेषता या महत्व नहीं रखती। ये केवल नैतिक कर्तव्य से युक्त होते हैं, इनमें कोई नागरिक कर्तव्य शामिल नहीं है। ऑप्शन दो की बात करें, भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन विदेशियों को दंडित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन तीन, इनका उपयोग कुछ कानूनों की जांच के लिए न्यायालय द्वारा किया जाता है। सही उत्तर की जांच करना है। तो ऑप्शन एक जो है गलत है, क्योंकि इसमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के लिए बात करें, जो स्वतंत्रता संग्राम के में महान आदर्शों को पोषित करना या उसे संजोए रखना एक नैतिक कर्तव्य है, तथा संविधान और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है। तो इसमें केवल जो है नैतिक कर्तव्य से युक्त है, तो ये गलत है। इस प्रकार अगर एक गलत है, एक जहां होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बचा 2 और 3। तो 2 की बात करें तो 2 जो नागरिकों या विदेशियों के लिए उनके उल्लंघन खिलाफ कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 भी गलत है। तो 1 और 2 जहां होगा वो ऑप्शन गलत होगा, तो बचा केवल 3। तो 3 की बात करें, एक सेकंड, ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें सही उत्तर जो है आपको चूज करना है, यानी ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 2 गलत हो गया। तो महत्व नहीं है, ये बात कर रहा है ना। एक सेकंड, इसमें बात कर रहा है महत्व नहीं है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 2 गलत हो गया। अब बात करेंगे ऑप्शन 3 की। ऑप्शन 3 सही है, क्योंकि ये कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण के लिए न्यायालयों की मदद करते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्णय यदि कोई अदालत या पाती है कि जो कानून के विचाराधीन मामला है मौलिक कर्तव्यों पर प्रभाव डालता है, तो वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 यानी कानून के समझ समानता, और या बात करें अनुच्छेद 19 की, जो 6 स्वतंत्रता देता है कि संबंध में ऐसे कानून को उचित मान सकता है जो इस तरह के कानून को असंवैधानिकता से बचाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, यानी सही महत्व नहीं है। तो इसमें 1 और 2 का महत्व नहीं है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन ए सही है। तो आज का टारगेट जो है हमारा 20 क्वेश्चन का पूरा हुआ। अब इसमें बचे हैं 80 क्वेश्चन जो हमने नेक्स्ट 4 क्लास में करेंगे। इसके साथ एनवायरनमेंट की भी जो है टेस्ट सीरीज शुरुआत हो गई है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो है